हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाई डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। ये है क्लास नंबर 6 जिसमें हम साइकोलॉजी एमएपीसी के कोर्स को लेकर चल रहे हैं। अभी तक आप सारे वीडियोस देखकर आए होंगे यहाँ तक, आई एम श्योर, क्योंकि आपने बीच में से तो वीडियो क्लिक नहीं किया होगा। तो जो ये 6 पार्ट है आज इसमें हम कवर करेंगे थ्योरीज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, और ये जो है वो हमारे आज के क्लास का मेन टॉपिक रहेगा, थ्योरीज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इसके अंदर 2 थ्योरीज आएंगी। यूनिट 2 को आज हम कवर करेंगे विद लास्ट 2 थ्योरीज। दोनों थ्योरीज बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान भी हैं, और मैं इस तरह से आपको समझाऊंगी कि एक टॉपिक आपका इंटेलिजेंस वाले क्लास का भी प्रिपेयर हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको ये दिखा दूं कि यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं सिलेबस, और लास्ट में मैंने आपको होमवर्क दिया था। आई होप कि वो नोट्स आपने बनाए होंगे। आज की क्लास में जो 2 थ्योरीज होंगी बस उन्हीं को आपको नोट्स में एज अ होमवर्क बनाना है, और बाकी यूनिट एंड क्वेश्चन तो आप प्रिपेयर कर ही सकते हैं जितना भी आप करना चाहें। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, और इतना सारा प्यार आप इस सीरीज को दे रहे हैं उसके लिए वंस अगेन वेरी वेरी थैंक यू, क्योंकि आप लोग इतना मोटिवेशन मुझे दे रहे हैं इसके थ्रू, तो आई एम रियली रियली ग्लैड अबाउट इट। ओके, तो चलिए क्लास की बिगिनिंग करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की थ्योरीज के बारे में। सो फार हमने स्टडी किया है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होती है। मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ, फिर से एक बार और कह देती हूँ, इंफॉर्मेशन का प्रोसेस होना इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है? कॉग्निटिव लेवल पर किस तरह से चीजें प्रोसेस होती हैं। ये चीजें वर्ड जो मैंने यूज किया है इसका मतलब है वो सारी हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करने वाले स्टिमुलाई जिन्हें हम रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन की फॉर्म में, और उसके बाद उनकी प्रोसेसिंग हमारा माइंड करता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने कोई चीज, किसी भी चीज के बारे में हमें कुछ पता चला और उस चीज के बारे में हमने सोचना शुरू किया, उसके बारे में और ज्यादा प्रोसेस शुरू किया हमने। तो जो भी प्रोसेसिंग हमारे माइंड में हो रही है, सोचना, एनालाइज करना, उसको डिस्क्रिमिनेट करना, किसी और टॉपिक से रिलेट करना, ये जो भी हमारा माइंड एक्शंस परफॉर्म कर रहा है, ये कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहलाती है। ओके, अब इस पर बेस्ड थ्योरीज हैं। तो जब हम प्रोसेसिंग करते हैं माइंड में, तो एक चीज का मैं यहाँ पे जिक्र करूंगी कि आज की थ्योरीज में जो इंक्लूड होगा वो होगा इंटेलिजेंस। हम अपनी समझ के हिसाब से भी चीजों को समझते हैं, राइट? ये सच भी है ये कि जैसा हमारा इंटेलिजेंस होगा, जितनी हमारे अंदर समझदारी होगी, उसके हिसाब से हमारे अंदर चीजें प्रोसेस होंगी। अब इस लाइन का यूज होगा दूसरी थ्योरी में, तो उसके बारे में वहीं पे बात करूंगी, लेकिन फिलहाल ये जो एक पोर्शन है, जो एक इंट्रोडक्शन पोर्शन है, ये कोई टॉपिक नहीं है। मैं इसको यूं ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखी हुई है, जब मैं पढ़ाती हूँ क्लासेस में तो भी मुझे बच्चों को वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये जो पैराग्राफ यहाँ नजर आ रहा है, ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं पहले मैं आपको समझा दूं। इसी की हेडिंग से समझाऊंगी बहुत आसान तरीके से। डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन दैट इनकॉर्पोरेट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इसका मतलब क्या है? अभी तो आपने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को समझा कि हमें अगर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग किसी पर्सन में करानी है, किसी बच्चे में करानी है, यानी हमें किसी के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को एनालाइज करना है, थॉट प्रोसेसेस को डेवलप कराना है, स्मार्ट थॉट प्रोसेसेस को डेवलप कराना है, तो हमें ऐसे इंस्ट्रक्शन डिजाइन करने होंगे। इंस्ट्रक्शन मतलब वो तरीके, वो मेथड्स अप्लाई करने होंगे जिससे कि उस इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस की बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ और उस टॉपिक की अगर मैंने आपको पिक्चर भी दिखा दी उससे रिलेट करने के लिए, तो आपको जो बात होगी वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये मतलब हुआ हमारा कि हम ऐसे मेथड्स अप्लाई करें या ऐसे तरीकों का यूज करें जिससे कि हम अगर चाहते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो तो वो बहुत अच्छे तरीके से हो, न केवल दूसरे में बल्कि खुद में भी। खुद में कैसे होगी? जैसे आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो जो भी क्लासेस आप पढ़ते जा रहे हैं, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप उनको नोट्स बनाते चलिए, पॉइंटर्स बनाते चलिए। तो जब आप, क्योंकि आप 30-40 मिनट्स का वीडियो बार बार नहीं देख पाएंगे, पूरे सिलेबस का वीडियो अभी आप मेरे साथ पढ़ते हुए चल रहे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन टाइम में क्या आप हर सुबह से शाम तक 40-40 मिनट्स के 30 मिनट्स के वीडियो देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। उस टाइम पर क्या काम आएगा? वो समराइज्ड नोट्स जो आपने यहाँ से बनाए होंगे। तो आप इस तरीके से जो आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होगी, टॉपिक को समझने की, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की, उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी? वो नोट्स, वो मेथड्स जो आपने फॉलो किया। समझ लेना, ये मुझे लग रहा है सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया बताते बताते इस तरीके से कि हमें ऐसे इंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया, इंस्ट्रक्शन इज नॉट जस्ट द इंस्ट्रक्शन दैट वी पास। इंस्ट्रक्शन मीन्स यहाँ यूज जो हो रहा है वो एक टूल हो रहा है कि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। टीचर्स जो होते हैं वो दूसरों के लिए भी ये चीज करते हैं, दूसरे मतलब उनके स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे मेथड्स हमें अप्लाई करने चाहिए। अब यहाँ पर आगे जो बात होती जाती है उसमें वो यही कहते हैं कि माइंड कैसे प्रोसेस करता है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इंफॉर्मेशन का स्टोर होना जरूरी है। लेकिन हम कई बार ये नहीं बता पाते हैं कि जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स हैं स्टूडेंट्स के, वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, कैसे वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं।
it would be almost impossible to design instruction that contributes to high level of learning and achievement, right? However, attempting to understand the myriad theories of information processing and cognitive development can be overwhelming and contradictory. क्या मतलब वो इस बात का कि अगर हम बहुत ही ऐसे डिफिकल्ट सेट ऑफ रूल्स बना दें, या चलिए मैं डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं करती हूँ, अब मैं ये कह रही हूँ कि मैंने कोई ऐसा लेक्चर प्रिपेयर किया जिसमें केवल हायर ऑर्डर लेवल के जो बच्चे हैं, हाई इंटेलिजेंस पजेस करने वाले बच्चे जो हैं, वो उसको समझ पाए, तो जो दूसरे बच्चे हैं उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या, वो कैसे उस चीज को समझेंगे? तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी चीजों का यूज करना है जो हर पर एक सूटेबल हो, हर कोई हमारी तरफ से तो पहले वो समझ पाए, फिर अपनी तरफ से उसकी प्रोसेसिंग उसकी खुद की भी जिम्मेदारी है। लेकिन हमने ही चीज को इतना डिफिकल्ट बना दिया कि सामने वाला हमारी बात ही सुनने में इंटरेस्ट नहीं ले पाए, तो वो हमारे एंड से गलती हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कहते हैं कि इस तरीके के हमें रूल्स बनाने चाहिए। If learning is to occur, educators must ensure that new information is processed in such a way that it can be retained in long term memory. कोई भी information अब हम दें तो वो long term में रहे। In case of the learning, जब educators ये work करते हैं, और of course teachers ऐसी कोशिश तो करते ही हैं, right? In order to achieve this, elaboration and connection must occur between previously learned memory and new information. कोई नई बात बताने से पहले उसका कनेक्शन पुराने से कर दे अगर हम, तो बात बड़ी ही स्टेबल हो जाती है, समझने वाले को बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। बड़ी जनरल बातें, आप भी जानते हैं ये बात, और टीचर्स ऐसा करते हैं, एक हमारी टीचिंग का एक मेथड भी होता है। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉन्ग रन के लिए प्रिपेयर होगी बच्चे के माइंड में, ठीक है? तो ये सारी बातें कहने के बाद, अब इतनी बातें कहने के बाद, ये जो इंट्रोडक्शन है कहने के बाद, ये कहते हैं कि न्यू मटेरियल को मीनिंगफुल बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन सच अ वे, देखिए मैं यहाँ पे हूँ उस लाइन पर, instructions must be presented in such a way that student can easily access and connect previous learning and experiences with the new material, right? अब इसके लिए कुछ थ्योरीज हमारे पास आती हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की, इसीलिए हमें थ्योरीज को समझना है कि कैसे इंफॉर्मेशन को हमें प्रोसेस करना है। तो जब सबसे पहले आती है वो आती है ब्लूम टेक्सोनॉमी, जिसको हम कहते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि ब्लूम टेक्सोनॉमी के 3 डोमेन हैं जो हमें लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे, यानी कि इस यूनिट की सबसे पहली शुरुआत ही इस टॉपिक के साथ हुई थी। अगर आपको याद हो, 4th पार्ट जब हम कर रहे थे, यानी यूनिट 2 का पहला पार्ट था वो, उसमें ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात हुई थी, और आपको ध्यान होगा कि वहां पे हमने इसके 3 डोमेन की बात की थी। 3 डोमेन होते हैं, हमने क्या बात की थी? पहला था कॉग्निटिव डोमेन, मैं आराम आराम से लिखूंगी, जल्दी नहीं, ताकि आपको समझ में आए। दूसरा था अफेक्टिव डोमेन, जो कि मैंने बताया था कि अफेक्शन से बनता है, और तीसरा था साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, ठीक है? 3 डोमेन की हमने बात की थी। कॉग्निटिव डोमेन वो होता है लर्निंग का जिसमें हम लर्निंग के सिर्फ कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं। अफेक्टिव डोमेन वो होता है कि लर्निंग को हम इमोशनली भी कनेक्ट करते हैं। हम अगर कोई चीज लर्न कर रहे हैं और उसमें हम खुश हैं, उसे करना हम इंजॉय कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हमारी लर्निंग स्टेबल होगी। साइकोमोटर, कई बार लर्निंग को हमें एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है, जैसे मोटर ड्राइविंग, आप कार ड्राइव करना सीखते हैं, वो आपको बताते हैं ऐसा करना है वैसा करना है, आप थ्योरेटिकली भी बताते हैं इस तरीके से चीजों को करना है। फिर लास्ट में आप क्या करते हैं, उसको अपने फिजिकल एक्शंस के थ्रू करते हैं, आप उसको सिर्फ नोटबुक पे उसमें नोट्स नहीं बनाते उसके, तो साइकोमोटर हो जाता है। कोई भी काम ऐसा जिसमें हमारे बॉडी एक्शंस रिलेट हो जाते हैं, वो हमारा साइकोमोटर एक्ट हो जाता है। तो टेक्सोनॉमी जो ब्लूम ने दी है वो लर्निंग के 3 डोमेन दिए हैं, लेकिन यहां पर आप नोटिस करिए कि सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन की बात हो रही है। ओके, यहाँ पे सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन की बात हो रही है, तो मतलब ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का कोई भी एक डोमेन आपसे पूछा जा सकता है, वो साइकोमोटर भी हो सकता है, अफेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आप पढ़ रहे हैं तो इस वाले एमपीसी 001 में तो कॉग्निटिव डोमेन ही पूछा जाएगा इस वाले पार्ट से। ऑलराइट, अगर आगे पूछा जाएगा तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब मैं आपको यहाँ से पहले एक चीज दिखाती हूँ, इसमें हम आगे बढ़ने से पहले देखिए मैंने पहले से वीडियो आपके लिए ओपन किया हुआ है जिसमें मैंने पहले ही ब्लूम टेक्सोनॉमी एक्सप्लेन की है। इसका लिंक मैंने जो हम 4th पार्ट कर रहे थे उसमें दिया था, आज मैं फिर से दे दूंगी। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने ये ब्लूम टेक्सोनॉमी में एक्सप्लेन किया है, काफी पुराना वीडियो है ये, आई थिंक 2-3 ईयर्स तो हो गए होंगे इसको, 3 साल तो हो गए होंगे, पहले बनाया था, इस वाले बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी के हमने 3 लर्निंग के डोमेन्स एक्सप्लेन किए थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। आप एडिशनल नॉलेज के लिए या पूरी टेक्सोनॉमी समझने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको अच्छी भी लगेगी, समझ में आएगा, क्योंकि इसके एक एक एस्पेक्ट को मैंने बहुत माइन्यूटली डिटेल किया है। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम ये स्क्रीन पे आपको कितना क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन ये जो पहला डोमेन है कॉग्निटिव, इसके अंदर 6 एस्पेक्ट्स आते हैं जिसे अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इसके 6 के 6 डोमेन्स की ही बात करेंगे। जस्ट अ मिनट, हम इसके
6 डोमेन्स की यहाँ पे बात करें, इस वाले पोर्शन के ही अंदर आपको इसके 6 डोमेन्स नजर आ जाएंगे। मैं काम करती हूँ, पहले मैं आपको वो डोमेन्स दिखा देती हूँ कि वो डोमेन्स कौन कौन से हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का ब्लूम टेक्सोनॉमी का कॉग्निटिव डोमेन है, उसके 6 लेवल्स हैं, 6 सब डोमेन कहना चाहिए, क्योंकि कॉग्निटिव डोमेन तो अपने आप में एक डोमेन हो गया। इसके सब डोमेन या सब लेवल्स जो हैं, वो सबसे पहले आता है नोइंग। सबसे पहले क्या आता है, सॉरी जस्ट अ मिनट अगेन, सबसे पहले आता है नोइंग, ये हो गया हमारा पहला डोमेन। उसके बाद सेकंड लेवल इज लेवल्ड कॉम्प्रिहेंशन। मैं पूरा पैराग्राफ आपको समझाऊंगी, डोंट वरी, लेकिन अभी मैं पहले मार्क कर देती हूँ, नोइंग, फिर कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद नेक्स्ट 2 लेवल्स आर एप्लीकेशन, ठीक है, फिर है एनालिसिस। 4 हो गए, टोटल 6 है, और इनके नाम आपको इस तरीके से याद भी होने चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारे लास्ट 2 लेवल, सिंथेसिस, और ये आता है इवैल्यूएशन। इन 2 जो लेवल हैं, ये सबसे डिफिकल्ट लेवल होते हैं, और इनका ऊपर नीचे भी चलता है कई बार सिस्टम, ठीक। अब वापस आते हैं इस वाले पेज में, मैं दिखाती हूँ आपको, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। इसी ऑर्डर में समझेंगे कि जो कॉग्निटिव डोमेन्स हैं वो क्या बात कहते हैं हमसे, कि लर्निंग में ये स्टेप्स भी कह सकते हैं आप इन्हें, इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि इसी सीक्वेंस में चलते हैं कि ये जो स्टेप्स है कॉग्निटिव लर्निंग के, इस तरीके से चलते हैं कि सबसे पहले हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंड करना, अंडरस्टैंड करना, चीजों को समझने की कोशिश करना। नॉलेज मतलब जस्ट टू गेट द नॉलेज, हमें पता चला कि अच्छा हमारा MPC 001 इसका कोड है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी पेपर का नाम है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कॉग्निटिव, इन सब के बारे में बात होगी। वी जस्ट रिसीव्ड द नॉलेज, हमें भी पता नहीं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती है, हमें भी पता नहीं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोचेस क्या होती हैं। वो कब आएंगी, कॉम्प्रिहेंशन में, जब हमने उसको समझना शुरू किया। उसके बाद जब हमने पढ़ा तो उसको एप्लीकेशन में लाना शुरू कर दिया, हमने जाना कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी ये चीज होती है, तो अब हम दूसरों में नोटिस कर रहे हैं या अपने एक्शंस में उनको चीजों को अंडरस्टैंड करने लगे, तो वो एप्लीकेशन पार्ट हो गया। एनालिसिस का मतलब अब उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना शुरू कर दिया। नॉट द वर्ड इवैल्यूएशन विल टेक केयर, एनालिसिस लेंगे, क्योंकि इवैल्यूएशन उसके आगे की बात होती है। एनालिसिस मतलब हमारे माइंड में अब उस चीज को उसने डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दिया, चीजों को और ब्रॉडर लेवल पे जाना, समझना शुरू कर दिया। सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, सिंथेसिस का मतलब हो गया कि हम कैसे चीजों को सिंथेसाइज कर सकते हैं और फिर लास्ट में उसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको और डिटेलिंग करते हैं, वापस अपने PDF पे आते हैं। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, लिंक मैं शेयर जरूर कर दूंगी। आइए अब आते हैं हम अपने कॉग्निटिव डोमेन की ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पे, जिसमें जस्ट एक डोमेन पर हम फोकस करेंगे। ब्लूम टेक्सोनॉमी 1965 में प्रपोज की गई थी। इसकी डेट्स अलग अलग कई बार रहती हैं, क्योंकि इसमें वर्क अलग अलग हुआ था। जब कॉग्निटिव पर फोकस किया गया था तो ये डेट थी, वरना आप यहाँ देखेंगे तो मैंने यहाँ पे इसको 56 मेंशन किया हुआ है। बेंजामिन ब्लूम ने पूरी थ्योरी तब दी थी। 65 में इन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के सेंस में इसको कनेक्ट करके बताया, जबकि टेक्सोनॉमी पहले आ चुकी थी। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैन बी क्लासिफाइड इन 6 लेवल, ईच मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रीवियस। हम सिंपलर से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, और ये हम नॉट जस्ट इन दिस केस वैसे भी करते हैं, किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए स्टेप्स वाइज चलते हैं, हायरार्की में चलते हैं। The first level is labeled knowing and simply requires a learner to repeat back what was heard or seen. जो जाना, नॉलेज, नोइंग मतलब नॉलेज भी लिख सकते हैं आप। नॉलेज वाले स्टेप पे, लेवल पे क्या होता है, वी जस्ट गेट टू नो अबाउट समथिंग एंड दैट्स इट। इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है इससे ज्यादा। दिस इन्वॉल्व्स वेरी लिटिल एलैबोरेशन, यहाँ ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती, जैसे मैंने बोला कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। द सेकंड लेवल इज लेबल्ड comprehension and required some rudimentary levels of understanding that might involve having the student summarize or paraphrase some information. Paraphrasing का मतलब होता है कि जो आपने जाना उसको आप अपने वर्ड्स में, अपने एक्सप्लेनेशन के थ्रू रिप्ले कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें, वो होता है पैराफ्रेजिंग। तो कॉम्प्रिहेंशन के लेवल पर जो बात हमने जानी है उसको अपने माइंड में रिसीव करने के बाद थोड़ा फैला पाएं। समझ रहे हो ना मैं जिस तरह से बोल रही हूँ, मतलब अपने माइंड में उसको थोड़ा और डिटेलिंग कर पाए आप, आपका माइंड उसको, तब हम उसको कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। अगेन दिस रिक्वायर्स ओनली मॉडेस्ट लेवल ऑफ इलेबोरेशन, इसमें थोड़ा ही इलेबोरेशन होता है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉग्निटिव डोमेन्स पढ़ रहे हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है हमारे कॉग्निटिव लेवल पर। सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में आती है, नॉलेज के फॉर्म में रिसीव होती है, उसके बाद उस नॉलेज को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। The next 2 levels, application and analysis, involve more elaboration and show significant impact on long-term learning. यही वो हैं जो long-term learning पर impact डालते हैं।
ये जो दोनों हमारे लेवल हैं, एप्लीकेशन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, व्हेन दे आर यूज्ड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं तो एप्लीकेशन करते हैं अपनी सीखी हुई नॉलेज का। अगर आप किसी भी काम को जानते हैं, और यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब हमेशा किसी टेंशन की बात को सॉल्व करना नहीं है। अभी प्रॉब्लम्स भी आएंगी इसी एमपीसी 001 में। आप जानेंगे कि प्रॉब्लम्स हमेशा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे किसी टास्क को परफॉर्म करना भी प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, व्हाइल एनालिसिस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप अमंग द पार्ट एंड हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ होल। एनालिसिस जो होता है वो थोड़ा और डीपर हो जाता है कि कैसे कोई भी जो सिचुएशन है उसके इंटरनल पार्ट्स कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, कौन सी बात किसको इम्पैक्ट कर रही है, कौन सा काम किस चीज को इम्पैक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास हमने कोई ऐसा एपरेटस है हमारे पास जो डिसमेंटल फॉर्म में है, हम उसको असेंबल करने जा रहे हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले सारे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग भी तभी कर पाएंगे जब हम उसके संग एनालिसिस भी साथ साथ करेंगे। तो एप्लीकेशन करने के साथ साथ हमें एनालिसिस भी संग संग में होने ही लगता है। वो चीजें बहुत बहुत करीब से एक दूसरे के साथ चलती हैं। Last two levels, synthesis and evaluation, are the most complex and require the highest level of elaboration. Synthesis involves putting the parts or components together in an original manner. सिंथेसिस का सिंथेसाइज करना, जैसे सिंथेसाइज वर्ड आपने सुना ही होगा कि किसी भी सिचुएशन को एक परफेक्ट प्लेस पे ले आना, उसको उसके परफेक्ट शेप में ले आना, राइट। जब हम उसके बारे में बड़ी श्योर होते हैं, जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, तब हमें कंफ्यूजन होता है कि ये पार्ट्स ये हैं और हमें किसको आगे पीछे करना है, कैसे हमें इसे असेंबल करना है। लेकिन सिंथेसाइज का प्रोसेस जब आता है तब हम बड़े श्योर होते हैं कि ये चीज जो है वो हमने परफेक्टली अरेंज कर लिया है। इवैल्यूएशन का मतलब हो गया मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पर आकर हम 100% श्योर हो जाते हैं कि हाँ, जो भी सिचुएशन को हम सॉल्व करें, वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट। 100% वर्ड इसलिए ज्यादा मैं यूज नहीं करती हूँ क्योंकि साइकोलॉजी में कुछ भी 100% नहीं होता और कुछ भी 0 नहीं होता। 2 तो कभी होते ही नहीं है। इसके जो एक्सट्रीम्स हैं वो कभी 100 और 0 पर नहीं होते साइकोलॉजी में किसी भी कॉन्सेप्ट के। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं इस टेक्सोनॉमी में। अब ये कहते हैं कि रिसर्च हैज कंफर्म दैट द फर्स्ट 4 लेवल्स आर इंडीड अ हायरार्की व्हाइल देयर सीम्स टू बी अ प्रॉब्लम विद द ऑर्डरिंग ऑफ द 2 हाईएस्ट लेवल। अभी मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट के 2 लेवल्स हैं उनमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि दे वेरी 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 क्लोज। जैसे मैंने 3rd 4th में बताया था कि वो क्लोज हैं, लेकिन यहाँ पे ये काफी ज्यादा ओवरलैप कर जाते हैं क्योंकि किसी सिचुएशन में सिंथेसिस हो जाता है, कभी इवैल्यूएशन पहले हो जाता है, तो चीजें थोड़ी सी चेंज हो सकती हैं। हालांकि आप इसी ऑर्डर में लर्न रखेंगे जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। आते हैं दूसरी थ्योरी की तरफ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। कॉग्निटिव डोमेन बड़ा सिंपल है, 6 स्टेप्स हैं और उनको हमें इलैबोरेट करके लिखना है। आते हैं स्टर्नबर्ग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। और अब वो जो स्टेटमेंट शुरू में मैंने इंटेलिजेंस वाला दिया था, मैं उसका यूज करने वाली हूँ यहाँ पे, और बात भी बड़ी सही थी क्योंकि स्टर्नबर्ग जो है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इनका नाम है। चलिए पहले तो इनका पूरा नाम लिखते हैं हम यहाँ पे। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जो है, इन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की जो थ्योरी दी है उसको रिलेट कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है अपनी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस से। जब मैंने आपको ये क्लास शुरू करने से पहले बोला था कि आज हम ये जब टॉपिक पढ़ेंगे तो एक एक्स्ट्रा थ्योरी भी कवर करेंगे। एक्चुअली एक्स्ट्रा कह तो दिया मैंने आपको लगा होगा आज हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बट ये थ्योरी और वो थ्योरी बिल्कुल सेम है। हमें बस दोनों को इंटरलिंक करना है। क्या करना है हमको कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जो थे, उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस की एक थ्योरी दी थी जिसको हम कहते हैं ट्रायआर्किक थ्योरी, ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। जैसा कि नाम है, ट्रायआर्किक का मतलब 3 चीजों की बात हो रही है। ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में वो इंटेलिजेंस के 3 टाइप की बात करते हैं। और इस थ्योरी में वो क्या कहते हैं, मैं दोनों को साथ लेके चलूंगी तभी आप समझ पाएंगे। अगर आप ये थ्योरी बाय एनी चांस पहले से जानते हैं, अगर आपने बीएड किया है तो ये थ्योरी आपने पढ़ी होगी, या कुछ भी अपने एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स किया है। अगर आपने नहीं किया है तो ये और ये एक साथ कनेक्ट करते हुए मैं हूं आपको समझाने के लिए, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तो ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में वो इंटेलिजेंस के 3 टाइप की बात करते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की थ्योरी में वही रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ये कहते हैं कि हमारे सोचने समझने की कैपेसिटी पर, यानी हमारी प्रोसेसिंग पर, हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पर इंटेलिजेंस अपना रोल प्ले करती है। इंटेलिजेंस बड़ा ही पावरफुल इंपैक्ट डालती है। अब क्योंकि वो इंटेलिजेंस को जब इंक्लूड कर रहे थे तो उन्होंने इस थ्योरी का ही पूरा एप्लीकेशन इस पे कर दिया। जब आप इसे, अभी मैं लास्ट में पढ़ाऊंगी, पहले आपको ट्रायआर्किक थ्योरी समझाऊंगी क्विकली, तब आप देखेंगे कि अच्छा ये तो वही बात हो रही है जो आपने थ्योरी में बताई है। तो एक तरीके से आपको ये लगेगा दोनों बातें एक ही तो हैं। हमें सिर्फ इस वाले कॉन्सेप्ट में इस बात को कनेक्ट करके लिखना है कि जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग थे
उन्होंने अपनी ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का यूज किया है कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच एक्सप्लेन करने में, क्योंकि वो ये मानते थे कि इंटेलिजेंस हमारी समझदारी, जो मैंने बोला था कि हमारी समझदारी भी किसी बात को समझने में अपना रोल प्ले करती है, यानी जो हमारा इंटेलिजेंस है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कैसे हम चीजों को समझ पाते हैं। ओके, तो ट्रायर्किक थ्योरी क्या कहती है इंटेलिजेंस की? वो कहती है कि इंटेलिजेंस के 3 टाइप होते हैं। इंटेलिजेंस के 3 टाइप होते हैं, और उसमें से जो एक टाइप होता है उसके 3 स्टेप होते हैं। मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक हो जाते हैं। यहाँ पे ये कहते हैं कि ट्रायर्किक इंटेलिजेंस की ट्रायर्किक थ्योरी के 3 टाइप होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं एनालिटिकल थिंकिंग या एनालिटिकल इंटेलिजेंस। उस एनालिटिकल इंटेलिजेंस के 3 टाइप, एनालिटिकल इंटेलिजेंस उसमें से एक जो है उसके 3 सब टाइप हैं। मतलब ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया गया है। उसमें जो सबसे पहला है वो है एनालिटिकल इंटेलिजेंस। एनालिटिकल इंटेलिजेंस, उस एनालिटिकल इंटेलिजेंस के अंदर 3 स्टेप आते हैं। सबसे पहला होता है नॉलेज एक्विजिशन, किसी भी नॉलेज को एक्वायर करना, नॉलेज एक्विजिशन। थोड़ा स्पेलिंग आप समझ लीजिएगा, कॉर्नर तक लिख दिया है मैंने। नॉलेज एक्विजिशन के बाद आता है मेटा कंपोनेंट, मेटा कंपोनेंट, और तीसरा आता है परफॉर्मेंस। अब ये क्या है, इनका मतलब क्या है? इंटेलिजेंस की ट्रायर्किक थ्योरी में 3 टाइप का इंटेलिजेंस होता है, जिसमें एक होता है एनालिटिकल इंटेलिजेंस और उसके 3 स्टेप होते हैं या 3 सब टाइप्स होते हैं, नॉलेज एक्विजिशन, मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट। एनालिटिकल के अलावा 2 और टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं, जैसे कि मैं इसे ए लिख देती हूँ, यहाँ पे बी होता है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, और सी मतलब थर्ड हो गया हमारे पास प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। 3 टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं, लेकिन हमें इन 2 की में जरूरत नहीं है। यहाँ जो एनालिटिकल इंटेलिजेंस होता है वही कॉग्निटिव से जुड़ा है, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल कॉग्निटिव एस्पेक्ट से उतना नहीं जुड़े हैं। इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में इस एनालिटिकल इंटेलिजेंस का यूज किया है। अब उसके अंदर जो 3 स्टेप आते हैं, उन तीनों स्टेप को इस पैराग्राफ में इलेबोरेट किया गया है और ये बताया गया है कि किस तरीके से इंटेलिजेंस के जो 3 कंपोनेंट हैं, एनालिटिकल इंटेलिजेंस के जो 3 कंपोनेंट हैं, वो इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग को कंप्लीट करने में हमारी मदद करते हैं। ये हो गई सिंपल सी बात। अब नॉलेज एक्विजिशन क्या होता है, मैं इन तीनों को आपको पहले समझा दूं। नॉलेज एक्विजिशन का मतलब होता है कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं, किसी सिचुएशन को हैंडल करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्ड फिर से आ गया है, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे कहा था प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब किसी टेंशन को सॉल्व करना नहीं है, किसी सिचुएशन को कुछ भी टास्क परफॉर्म करना है इस प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो वहां पे हम सबसे पहले नॉलेज एक्वायर करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। मेटा कंपोनेंट का मतलब होता है कि हम किसी काम को कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस कैसे होगा, प्लानिंग वाला पार्ट, वो कहलाता है मेटा कंपोनेंट। और परफॉर्मेंस, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, परफॉर्मेंस का मतलब होता है लास्ट में उसको एग्जीक्यूट करना। देखिए टर्मिनोलॉजी हमें कई बार ऐसा लगता है कि बड़ी हैवी हो रही है, मगर बात उसमें कुछ इतनी बड़ी बात निकली, आप मुझे बताइए, कुछ भी तो नहीं निकला। सिंपल सी बात है भाई, किसी चीज के बारे में जानकारी ली, उसके बारे में प्लानिंग की और उसे एग्जीक्यूट कर दिया, बस सिंपल। यही 3 कंपोनेंट हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग में, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। इन दोनों को आपको नहीं समझना है, बार बार ये बात बोल रही हूँ। तो अब हम आ जाते हैं अपनी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच पे। यहाँ पे ये कहते हैं कि स्टर्नबर्ग थ्योरी सजेस्ट दैट डेवलपमेंट इज स्किल बेस्ड एंड कॉन्टिन्यूस रादर देन स्टेज एंड डिसकॉन्टिन्यूस। क्योंकि जो स्टेज थ्योरिस्ट हैं वो ये बिलीव करते हैं कि डिसकंटिन्यूटी ज्यादा होती है, लेकिन इनका जो फोकस था वो किस पे था, इंटेलिजेंस पे था। अब जब आप थ्योरी समझ गए ना, वो ट्रायर्किक थ्योरी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की, तो ये बात आपको आसान से समझ में आने लग जाएगी। दिस फोकस ऑन इंटेलिजेंस सेपरेट्स हिज आइडियाज फ्रॉम स्टेज थ्योरिस्ट बिकॉज इट रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ इंक्रीमेंटल स्टेजेस। जो दूसरे थ्योरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि स्टेजेस में चीजें चलती हैं, द स्टेज थ्योरिस्ट भी हम उन्हें कहते हैं, कि एक एक स्टेज करके जो है वो इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है। लेकिन स्टर्नबर्ग ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस भी अपना रोल प्ले करता है, तो हम उसको स्टेज ना मान के, इंक्रीमेंटल स्टेजेस ना मान के रिजेक्ट करते हैं इंक्रीमेंटल स्टेजेस के आइडियाज का, और ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस मैटर करता है, बट रादर सजेस्ट दैट डेवलपमेंट अकर्स इन द सेम वे थ्रू आउट लाइफ, डिफरेंशिएटेड ओनली बाय द एक्सपर्टीज ऑफ लर्नर टू प्रोसेस न्यू इन्फॉर्मेशन। पूरी लाइफ हमारे प्रोसेसिंग का, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का जो मेथड है, जो सिस्टम है, वो चलता रहता है डिफरेंट स्टेजेस पे लाइफ के। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, स्टर्नबर्ग्स मॉडल डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन चाइल्ड एंड एडल्ट लर्निंग, जो कि इसका एक ड्रॉबैक है। भाई बच्चे की लर्निंग और अडल्ट की लर्निंग में फर्क होता है,
लेकिन वो ये कहते हैं कि इसकी डिग्री वेरी कर सकती है, पर स्टेप तो यही चलेंगे। बच्चा भी अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, बच्चा भी किसी टास्क को परफॉर्म कर रहा है, तो स्टेप वही रहेंगे कि वो नॉलेज को एक्वायर करेगा, उसको प्रोसेस करने की कोशिश करेगा, उसको सॉल्व करेगा, और बड़ा भी यही करेगा। तो अपने एंड से वो ठीक तो है, लेकिन इसकी डिग्री वेरी करती है, इस चीज को उन्होंने मेंशन नहीं किया था। ही डील्स सोनली विद इंफॉर्मेशन he deals so He deals solely with information processing aspect of development and does not incorporate any facets of biological development into his theory. अपनी थ्योरी में वो किसी भी बायोलॉजिकल फेस को नहीं रखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एक बच्चा जो होता है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिस तरह से होगा, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट जैसे होगा, फिजिकली भी चीजें वर्क करेंगी, तो वो सारी चीजों को इन्होंने इग्नोर कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ अपनी थ्योरी में वो डेवलपमेंटल वैल्यू को या बायोलॉजिकल वैल्यू को ऐड नहीं करते हैं, जो इसका एक ड्रॉबैक है। ओके, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज व्यूड एज अ नोविस टू एक्सपर्ट प्रोग्रेशन एज वन बिकम्स बेटर एट इंटरैक्शन एंड लर्निंग। जाहिर सी बात है कि जब धीरे धीरे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है तो हर पर्सन लर्निंग में बेटर होता जाता है। तो यही जो स्टेप्स वो यहाँ पर हर पर्सन के लिए नॉर्मली यूज कर रहे थे, वो ऑफकोर्स वेरी करेंगे, राइट। अब हम बात करेंगे कि इसी यहाँ पे अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जिन पॉइंट्स की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं वो यहाँ पर अब निकल कर आते हैं। कि वो ये कहते हैं कि जो 3 तरीके का इंटेलिजेंस है, जिसमें कि एक मेटा कंपोनेंट है, परफॉर्मेंस कंपोनेंट है और नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट है, यही 3 कंपोनेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में अपने एक स्टेप की तरह वर्क करते हैं। इन्हीं 3 कंपोनेंट को हम एनालिटिकल इंटेलिजेंस के 3 टाइप की फॉर्म में बात भी कर रहे थे। तो चलिए इन तीनों को हम डिटेल में इलैबोरेट करके समझ लेते हैं कि क्या कहते हैं स्टर्नबर्ग यहाँ पे। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि ईच ऑफ दीज 3 कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू फैसिलिटेट लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये जो तीनों हैं, ये तीनों ही एक साथ वर्क करते हैं कई बार, क्योंकि जब हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ बढ़ते हैं, प्लानिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो सब चीजें साइमल्टेनियसली वर्क तो करती हैं। क्योंकि परफॉर्मेंस के स्टेप पे अगर हम आ गए तो हो सकता है वहां पर भी हमें कुछ अपने प्लान्स को बदलना पड़ जाए, तो तीनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं। और मेटा कंपोनेंट्स आर एग्जीक्यूटिव इन नेचर, दे गाइड द प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इस चीज पे देखिए, मैंने आपको शुरू में भी ये चीज एक्सप्लेन की थी कि प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में ये सबसे बड़ा इनका रोल होता है। हम जब कोई भी चीज प्लान करते हैं तो वहां पे मेटा कंपोनेंट ही वर्क कर रहा होता है हमारे इंटेलिजेंस का। किस लिए? इन रेफरेंस टू प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन। दे सर्व टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड कनेक्टेड विद एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द पास्ट। जो भी चीजें हमारे पास पास्ट में नॉलेज की फॉर्म में होती हैं, कोई भी एक्सपीरियंस होता है, उसका यूज हम जरूर करते हैं अपनी प्लानिंग में। एग्जीक्यूशन से पहले अपनी प्लानिंग वाले पार्ट में हम जरूर यूज करते हैं। However, no action directly relate to meta component. They simply direct what actions will follow. जैसे हमें जरूरत होती है उसके हिसाब से भी हम प्लानिंग में चेंजेस करते हैं, ये भी मैंने अभी आपको बोला। परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स आर द एक्शन टेकन इन द कंप्लीशन ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क। कोई हम एक्शन जब हम लेते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो वाला कंपोनेंट क्या कहलाता है? परफॉर्मेंस कंपोनेंट कहलाता है। और उससे पहले हमने मेटा कंपोनेंट को समझा था। परफॉर्मेंस कंपोनेंट गो बियॉन्ड मेटा कंपोनेंट्स इन दैट दे परफॉर्म द फंक्शन ऑल्सो वेइंग द मेरिट एंड और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन इन कंपैरिजन टू अदर ऑप्शन। मतलब ये जो कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि परफॉर्मेंस कंपोनेंट में ये भी होता है कि हम ये भी मेजर करते हैं कि हमने जो भी किया है, जो भी एक्शन हमारा है, वो किस तरीके के रिजल्ट्स हमें देगा, क्या होगा जो हम कर रहे हैं, उसके बाद आने वाले प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, सब कुछ हम यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ के चल रहे होते हैं और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्टर्नबर्ग ने जो तीसरा कंपोनेंट दिया है वो नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट है, जिसे मैंने वहां पे आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे बताया था। तो नंबरिंग का कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि नॉलेज तो हम तब भी एक्वायर करते हैं जब हम किसी सिचुएशन को परफॉर्म कर देते हैं। मतलब किसी स्टोरी के एंड में आकर हम ये जरूर सोचते हैं, या ना भी सोचें, एज सच इसको सोचना तो एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, बट हमें कहीं ना कहीं लर्निंग होती है। हम ये जानते हैं कि हाँ, इस पूरे प्रोसेस में हमने ये जाना कि ये चीज ऐसे भी होती है। तो नॉलेज तो हमेशा बाद में भी होती है और वो अगले टास्क के लिए एक प्रीवियस स्टेज का काम भी कर सकती है। तो ये नॉलेज एक्विजिशन चाहे शुरुआत में हम लिखे, चाहे एज अ थर्ड कंपोनेंट लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट ये है कि ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। दिस टाइप इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एबिलिटी टू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व अ पोटेंशियल। किसी भी कोई इन्फॉर्मेशन तो होनी जरूरी है। अगर हम कोई केस सॉल्व करने जा रहे हैं और उसके बारे में हमें ढंग से जानकारी नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो उसको कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, राइट? तो ये भी जरूरी है। तो इस तरीके से इन्होंने बोला कि ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं इंटेलिजेंस के, वो हमें किसी भी हमारी इंफॉर्मेशन की प्रोसेस को, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। और इसके इन्होंने बोला है कि दिस इज ओनली वन ऑफ द 3 पार्ट्स। मैंने आपको बोला था ना कि केवल हमने एक ही लिया है ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का। दिस 3 लेवल्ड व्यू ऑफ इंटेलिजेंस कंप्राइजेस द कंपोनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ स्टर्नबर्ग थ्योरी। कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस या एनालिटिकल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं, मैंने एनालिटिकल वर्ड यूज किया है, कंपोनेंशियल भी उसका नाम है, दोनों ही एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस या फिर एनालिटिकल इंटेलिजेंस
के ही हमने एक ही पार्ट को लिया है। इंटेलिजेंस की थ्योरी में 3 पार्ट की बात होती है और अभी इंटेलिजेंस वाली यूनिट भी आएगी तो वहां फिर से इसको समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। फिलहाल हमने इसको यहाँ पे तो समझ ही लिया। अब इस वाले पार्ट में ये सब कहते हैं जो आगे आपको पढ़ना है कि इंटेलिजेंस जो होता है, इन्होंने इंटेलिजेंस पे काफी फोकस किया है इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में, और यहाँ पर ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। एक बार इसको क्विकली रीडिंग करनी है कि यही बताते हैं कि किस तरह से एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है, बच्चे के लिए जरूरी है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में इंटेलिजेंस का क्या रोल होता है, यही सारी बातें करते हैं। मेजर तो हमारा जो पार्ट था वो हमने पहले स्टैंड जैसे कवर कर लिया। मैं चाहूंगी कि इस वीडियो को जबरदस्ती लेंदी ना करके मैं चाहूंगी कि आप इसे क्विकली रीड करें और उसके बाद ये रिवीजन भी जरूर करें, जिसमें हम आप ये देख सकते हैं कि लर्निंग, मेमोरी, मिलर्स मैजिक नंबर, ये सब कुछ आपको आप पढ़ चुके हैं, सब एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और लास्ट में यूनिट 10 क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, देखिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। जो भी यूनिट का क्वेश्चन आप उठाएंगे ना, आपको बड़ा आसान लगेगा इसको कंप्लीट करना, क्योंकि आप सब कुछ अच्छे से पढ़ चुके होंगे। ओके, तो अब लास्ट में आ जाते हैं होमवर्क की तरफ। चलिए, आज हमने 2 ही थ्योरी करी हैं और उन्हीं दोनों थ्योरी के आपको कुछ पॉइंटर्स बनाने हैं। एटलीस्ट 9-10 पॉइंट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा, आराम से बन जाएंगे। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपका पहला होमवर्क है, इस ऊपर आप कम से कम 9 to 10 पॉइंटर्स बनाइएगा और ये पॉइंटर्स आपको काफी हेल्प करेंगे समझने में कॉन्सेप्ट को। दूसरा एक होमवर्क ये भी है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का ये वीडियो देखिएगा जरूर। अभी एग्जिट हो गया, इट्स ओके, वापस आ जाते हैं हम अपने इस पर। और तीसरा होमवर्क आपका है कि आपको ये जो आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है, इसको भी एज अ होमवर्क में पॉइंटर की तरह से, पैराग्राफ की तरह से लिखना है। तो छोटा सा ये आपको होमवर्क दे दिया है मैंने, और आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, तो उनकी भी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। और जब एग्जामिनेशन टाइम में आप इन सब चीजों को पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि यू विल फाइंड इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, तो चलिए मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे विच इज यूनिट 3। धीरे धीरे हम कवर करते चले जा रहे हैं। 2 यूनिट हमने कर ली है ब्लॉक 1 की, तीसरी यूनिट की तरफ आप आएंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। I will see you soon in the next part of this series. Till then, take very good care of yourself. Bye bye.